हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि शेरगॉफ्स लॉ है, जिस पे नीट पे आपका काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो शेरगॉफ्स लॉ एनसीईआरटी में बहुत थोड़ा सा बस इन्होंने लिख दिया है, बस जस्ट नाम मेंशन कर दिया है, और ये इन्होंने बताया है कि इसमें क्या ऑब्जर्वेशन इनकी क्या थी। एरविन शेरगॉफ जो कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में क्या ऑब्जर्वेशन देखा। द रेशियोज बिटवीन एडेनिन एंड गुआनिन, एडेनिन एंड थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल्स 1। इन्होंने बताया कि दोनों का जो ऐड करके जो रेशियो था, एक तो पहले दोनों का एडिशन वो बराबर था, और दूसरा जो है दोनों का जो रेशियो था वो 1 था। तो इसको हम थोड़ा और अच्छे से, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है शेरगॉफ्स लॉ, ठीक है ना। तो इसके बेसिस पे ही वॉटसन एंड क्रिक ने 3 डायमेंशनल डबल हेलिकल मॉडल ऑफ द डीएनए बताया था। तो देखिए, सबसे पहले एरविन शेरगॉफ जो हैं, इनका क्या ऑब्जर्वेशन था। इन्होंने बताया कि हमारे जो डीएनए है, डीएनए में 4 बेस पेयर्स है, ठीक है। उसमें 2 जो है वो एडेनिन है और 2 जो है वो प्यूरिन है। एडेनिन और प्यूरिन का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, हम लोगों ने पहले देख लिया। एडेनिन में क्या क्या आता है? एडेनिन में हमारा 2 जो है वो प्यूरिन है, 2 जो है वो प्यूरिन है और 2 जो है वो पायरिमिडीन है। प्यूरिन में हमारा क्या क्या आता है? प्यूरिन में हमारा आता है A एंड G, और पायरिमिडीन में क्या क्या आता है? पायरिमिडीन में आता है C एंड T। U इसमें नहीं होता है, U हमारे डीएनए में नहीं होता है। तो इन्होंने ये बताया कि जो एडिशन ऑफ प्यूरिन है, प्यूरिन टोटल का अगर मेरे पास जितना भी न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए में तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे ना, देखिए अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो जो नंबर ऑफ बेस पेयर्स है, उसमें जितना भी प्यूरिन है, अगर उसको हम सम अप कर देते हैं, उसका एडिशन कर देते हैं, तो उतना सेम ही हमारा क्या मिलेगा? पायरिमिडीन मिलेगा। तो नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पायरिमिडीन। तो टोटल नंबर, जैसे कि A और G ये मेरा प्यूरिन है, T और C, जब दोनों को हम सम करते हैं तो सम टोटल ऑफ एडेनिन एंड गुआनिन इज इक्वल टू द सम ऑफ थाइमिन एंड साइटोसिन, ठीक है। ये पहला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। इन्होंने पहली बात क्या बताई कि दोनों का जो है वो सम बराबर होता है, और जब हम रेशियो लेंगे, जाहिर सी बात है, जब इधर हमारा जो वैल्यू है वही वैल्यू इक्वल के साइन के दूसरे साइड भी है, तो उसका रेशियो क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। x इज इक्वल टू एक्स, x बाई एक्स क्या हो जाएगा? x बाई एक्स हमारा 1 हो जाएगा, वही बात है। तो जब इन दोनों का हम रेशियो लेंगे तो वो 1 होगा, और दिस वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर ऑल द स्पीशीज। जितनी भी लिविंग स्पीशीज प्रेजेंट है अर्थ पे, उसमें जब हम प्यूरिन और पायरिमिडीन का रेशियो लेंगे तो वो रेशियो हमारा 1 आएगा, ठीक है ना। ये पहली पॉइंट हो गई। तो इन्होंने शेरगॉफ्स ने सबसे पहले क्या बताया? शेरगॉफ्स फर्स्ट लॉ है इन डीएनए मॉलिक्यूल, साइटोसिन और पायरिमिडीन जो है, इसका जो रेशियो है और इसका जो रेशियो है वो क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है ना। ये इन्होंने पहला रूल बताया। अब इनका सेकंड रूल क्या है? शेरगॉफ्स का सेकंड रूल है कि AT, मतलब जब प्यूरिन पेयर कर रहा है पायरिमिडीन के साथ, एडेनिन पेयर कर रहा है थाइमिन के साथ, ठीक है ना। तो जब पेयरिंग होती है, जब 2 न्यूक्लियोटाइड बेस आपस में जब पेयर करते हैं, तो उसमें ये होता है कि AT जो है ना, AT A प्लस T और उसका जो रेशियो है डिवाइडेड बाय C प्लस G, इसका जो रेशियो है ये हर स्पीशीज़ के लिए स्पेसिफिक होता है। और जो शेरगॉफ्स का सेकंड लॉ है, ये हम लोगों को, सेकंड रूल जो है, ये हम लोगों को क्या बताता है? वेरिएशंस के बारे में बताता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी स्पीशीज़ एक दूसरे से डीएनए के कॉम्पोजिशन में कैसे वेरी करता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखो, इसको आसानी से समझते हैं कि मान लो कि टोटल हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है डीएनए के डबल स्ट्रैंड में, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड 100 है, ठीक है ना। ये अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और ये इसका न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है, तो ये जो टोटल बेस पेयर्स है ये 100 है, ठीक है। और हमको एडेनिन का नंबर पता है 30। एडेनिन ऑलवेज पेयर किससे करेगा? एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थाइमिन,
ठीक है ना। तो थाइमीन का नंबर ऑटोमेटिक 30 हो गया, क्योंकि जितना एडेनिन का है उतना थाइमीन का हो गया। ठीक है, अब टोटल में से आप एडेनिन और थाइमीन का नंबर जब हटा देते हैं तो ये दोनों जोड़ के हमारा 60 हुआ, तो मेरा बचता है 40। तो 40 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि अब जी और सी पेयर कर रहे हैं ना, जी पेयर्स विद सी, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स बचा है 40, तो मेरा जो ग्वानिन है वो भी 20 हो जाएगा और साइटोसिन जो है वो भी 20 हो जाएगा। अब देखो ये बात आपको समझ में आ गई। अब सेकेंड लॉ ये है कि जो हमारा ए और टी का जो नंबर है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं जीसी के कंटेंट से, एटी का कंटेंट जब जीसी के कंटेंट से डिवाइड किया जाता है तो एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है। दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं है। 1 हमारा प्यूरिन और पैरामिडीन का जो रेशियो था वो 1 था। ये अब क्या है, जब हमारा बेस पेयर्स बन रहा है, एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन और साइटोसिन पेयर्स विद ग्वानिन, इनका जब रेशियो लेते हैं, मतलब एटी और जीसी का जब हम रेशियो लेते हैं, देखो क्या है ये, कि जब हम ए प्लस टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई जी प्लस सी, इसका रेशियो लेते हैं, तो ये हर स्पीशीज के लिए वैरी करता है और उसका एक ये जो स्पीशीज स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। तो इसका ये देखिए, हमारा इकोलाई में ये 0.92 है और ह्यूमन में, हमारे बॉडी में ये कितना है, 1.52 है। इसका मतलब ये हुआ 80 का जो कंटेंट है वो इकोलाई में जीसी के कंटेंट के हिसाब से, ये 80 का कंटेंट क्या है, कम है, ठीक है ना। और ह्यूमन में क्या है, जीटी का जो एटी का जो कंटेंट है वो जीसी के हिसाब से ज़्यादा है, इसीलिए रेशियो इज़ मोर देन 1। ये देखिए, जब हम कंपेयर करते हैं ह्यूमन के जीनोम को या ईस्ट के जीनोम को, तो यहाँ पे मेरा 80 कितना है, 80 इज़ 60% है। और ये रेशियो हमको क्या लेना है, 80 बाई जी सी लेना है। 80 मेरा है 40% और 80 है मेरा 60% और जीसी है मेरा 40%। तो ये जो मेरा रेशियो आएगा ये क्या आएगा, इट्स मोर देन 1, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ईस्ट में भी क्या हो रहा है, 80 बाई जी सी लेना है, तो ये मेरा 62/38 आएगा, ये भी मेरा क्या हो जाएगा, मोर देन 1। लेकिन इकोलाई के केस में ये 0.92 है, इसका मतलब इसमें 80 का जो कंटेंट है वो कम है और जीसी का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये शेरगॉफ्स का सेकेंड लॉ है। आई होप ये आपको जो शेरगॉफ्स रूल है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या है, इन डीएनए परसेंटेज ग्वानिन विल मैच परसेंटेज साइटोसिन एंड परसेंटेज थाइमिन विल मैच परसेंटेज एडेनिन, ठीक है। प्यूरिन और पायरिमिडीन का बिल्कुल कांस्टेंट होता है। और सेकंड है, कॉम्पोजिशन ऑफ द डीएनए वेरीज बिटवीन स्पीशीज, क्योंकि हमारा जीसी और एटी और जीसी का जो कंटेंट का जो रेशियो है वो सारे स्पीशीज में अलग अलग होता है, क्योंकि नंबर ऑफ बेस पेयर्स, जो बेस पेयर्स है उसमें एडेनिन का नंबर किसी में ज़्यादा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है टी का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। और अगर साइटोसिन का नंबर ज़्यादा होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर करते हैं थाइमिन के साथ, सॉरी ये करते हैं जी एंड सी था यहाँ पे। अगर ग्वानिन का नंबर ज़्यादा है तो सी का भी नंबर ज़्यादा होगा, और इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट हर स्पीशीज़ के लिए क्या होता है, ये स्पीशीज़ स्पेसिफिक होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक सब स्पीशीज़ के लिए अलग अलग होता है। तो दिस इज़ द मेन कॉज फॉर वेरिएशंस अमंग द स्पीशीज़, क्योंकि डीएनए ही हमारा वो जेनेटिक मटेरियल है, उसी के पास सारी इन्फॉर्मेशन है जिससे आरएनए बनता है और अल्टीमेटली प्रोटीन बनता है, जो हमारे सेल को, जो हमारी बॉडी का जो पूरा जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो उसका सारा का सारा कोड किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। तो एक कोड का भी अगर वेरिएशन होता है, अगर एक न्यूक्लियोटाइड बेस का भी वेरिएशन होता है, तो वो पूरा का पूरा जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट हो जाएगा और स्पीशीज में क्या होगा, वेरिएशंस आ जाएगा। तो ये शेरगॉफ्स का दोनों रूल आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो कि किसका कांस्टेंट 1 होता है और किसका कांस्टेंट जो होता है स्पेसिफिक होता है। और इस पे फिर बेस्ड कुछ आसान क्वेश्चंस आते हैं जो फिर हम लोग कभी डिस्कस करते हैं। ओके देन।